नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनिया कुशवाहा स्वागत करती हूँ आपका। जैसा कि दोस्तों आप देख ही चुके हैं, आज के वीडियो में हम लोकतंत्र के गुण और दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। अगर दोस्तों आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा लोकतंत्र के गुण। जैसा कि हम जानते हैं, राजतंत्र और कुलीन तंत्र शासन व्यवस्थाओं में शासन की शक्ति एक विशेष वर्ग के हाथों में ही होती थी, जिससे कई बार ये केवल एक विशेष वर्ग के कल्याण तक ही सिमट जाती थी और जनता का कल्याण, जन कल्याण नहीं हो पाता था। इसी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए प्रजातंत्र का जन्म हुआ। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र के या प्रजातंत्र के प्रमुख गुण। सबसे पहला गुण है जन कल्याण की साधना। लोकतंत्र में जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वही शासन करते हैं और उनका चुनाव स्वयं जनता ही करती है। जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वे वही लोग होते हैं जो स्वयं जनता के बीच में से निकल के जाते हैं। जनता के बीच में रहने के कारण वो जनता की सभी समस्याओं के बारे में जानते हैं, उनसे पूरी तरह से परिचित होते हैं। इस तरीके से जब ऐसे व्यक्ति जो जनता की समस्याओं से परिचित होते हैं, शासन सत्ता संभालते हैं, शासन व्यवस्था में जाते हैं, तो वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरीके से लोकतंत्र का सबसे पहला गुण यही है कि इसमें जन कल्याण की साधना हो पाती है। लोकतंत्र का दूसरा गुण है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रतापूर्वक और आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। लोकतंत्र का अगला गुण है सार्वजनिक शिक्षण। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र केवल एक शासन का ही प्रकार नहीं है, बल्कि वह राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का भी एक प्रकार है। तो इस तरीके से इसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक हर तरीके का शिक्षण प्राप्त हो जाता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में जनता सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति ज़्यादातर उदासीन रहती है, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार और जन नियंत्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है। इससे जनता का राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। इसका अगला गुण है मनोविज्ञान के अनुकूल। लोकतंत्र का एक यह भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि यह मानवीय मस्तिष्क पर एक स्वस्थ प्रभाव डालता है। कोई भी शासन सारे समाज का शासन नहीं होता सिवाय लोकतंत्र के। लोकतंत्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होता है उससे उन्हें ये मानसिक संतुष्टि मिलती है, उससे उन्हें ये लगता है कि वो भी शासन में भाग ले रहे हैं। जब वो अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनते हैं और उन्हें शासन के लिए भेजते हैं तो उन्हें इस चीज़ का आभास होता है कि वे स्वयं भी शासन का भाग हैं। इसके साथ साथ उनमें राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ती है। इस संबंध में डॉक्टर आशीर्वादम लिखते हैं, लोकतंत्र से सरकार और जनता के बीच एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। व्यक्ति चुपचाप स्वीकृति देने के बजाय एक सक्रिय सहयोगी बन जाता है। लोकतंत्र का एक यह भी बहुत बड़ा गुण है कि यह जनता का नैतिक उत्थान करता है। जब व्यक्ति स्वयं शासन में भाग लेता है तो उसका नैतिक चरित्र को उच्चता मिलती है। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान करके लोकतंत्र ने व्यक्ति को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उसमें उत्पन्न की है, और जब उसमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है तो जनता का उत्थान भी होने लगता है। देशभक्ति का स्रोत होना भी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा गुण है। जब जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, स्वयं शासन में वोट देकर भाग लेती है, तो उसमें एक देशभक्ति का स्रोत पैदा होता है, उसमें एक देशभक्ति जन्म लेती है। उसे लगता है कि हाँ, उसका भी कोई महत्व है और इस महत्व के कारण उनमें देशभक्ति की भावना जागृत होती है। इसके बाद है क्रांति से सुरक्षा। क्रांति से सुरक्षा होना भी लोकतंत्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है। इसका कारण ये है कि हम देखते हैं कि जितने भी राजतंत्रात्मक या फिर कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं होती हैं वो ज़्यादातर कुछ समय बाद अपने ही हितों के लिए या एक वर्ग विशेष के हितों के लिए कार्य करने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो जनता में
लंबे समय तक ये चलता रहता है तो जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है और जनता ऐसे शासन के प्रति विद्रोह या क्रांति करके ऐसे शासन को खत्म कर देती है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में स्वयं जनता का ही शासन होता है, इस कारण यहाँ पे जनता ज़्यादातर शासन व्यवस्था से संतुष्ट रहती है, क्योंकि शासन चलाने वाले स्वयं जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के बीच से ही चुन के गए होते हैं। तो इस कारण से लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम होती है। लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र का मूल मंत्र ही है, लोकतंत्र का मूल ही है समानता और स्वतंत्रता। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अधिकार दिए जाते हैं, साथ ही उसे वो सब करने की स्वतंत्रता दी जाती है जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस संबंध में गैटल कहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। गैटल की बात से स्पष्ट हो जाता है कि क्योंकि लोकतंत्र में समानता है और जिस कारण वहाँ पे स्वतंत्रता है, तो जब समानता और स्वतंत्रता है तो इसी कारण किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलता है, जिस कारण से वहाँ क्रांति भी नहीं होती है और एक अच्छी शासन व्यवस्था चलती रहती है। लोकतंत्र की अगली विशेषता है विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करना। लोकतंत्र के विपरीत हम अधिनायक तंत्र में देखते हैं कि जो अधिनायक होता है वो कई बार शक्ति के द्वारा अपनी बात जनता से मनवाता है और जनता पर अत्याचार करता है। यही सब जनता देखती है, तो जनता में भी अक्सर संघर्ष की जो स्थिति है वो बनी रहती है। इसके विपरीत लोकतंत्र में सभी मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मूल मंत्र ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व है। तो ऐसे में नागरिकों में भी सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, भ्रातृत्व जैसी भावनाओं का उदय होता है, उनमें वही भावनाएं बढ़ती हैं। तो इसके कारण नागरिकों में परस्पर विनिमय, विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न होती है, जिससे संघर्ष की स्थिति ना बने और सभी मिलजुल कर रह सकें। लोकतंत्र का अगला गुण है विश्व शांति का समर्थन। लोकतंत्र की मूल भावना ही विश्व बंधुत्व है, इसीलिए ये विश्व शांति का समर्थन करता है। इसके विपरीत राजतंत्र, सैनिक तंत्र, फासिस्ट तानाशाही सरकारें दूसरे देशों को बलपूर्वक जीतने के लिए या उन पर किसी प्रकार की धौंस जमाने का प्रयास करती हैं। लेकिन लोकतंत्र का तो ये मूल मंत्र ही होता है कि वो विश्व बंधुत्व या वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पोषण करता है और ये मान के चलता है कि पूरा विश्व में भाईचारा होना चाहिए। भ्रातृत्व की भावना लोकतंत्र के मूल में होती है, तो इसीलिए लोकतंत्र को विश्व शांति का समर्थक माना गया है। लोकतंत्र का अगला गुण है विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक। लोकतंत्र वास्तव में विज्ञान का श्रेष्ठ पालक या पोषक है, क्योंकि राजतंत्र और कुलीन तंत्र जैसी व्यवस्थाओं में स्वतंत्रता का अभाव होता है और विज्ञान के विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विज्ञान में प्रयोग करने होते हैं, नई चीज़ें जन्म लेती हैं। लेकिन जब व्यक्ति के पास स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो वो इस तरीके के प्रयोग ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए लोकतंत्र में विज्ञान के विकास और उसके पोषण की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। इस संबंध में मेयो ने कहा है कि एक स्वतंत्र समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। तो ये हैं दोस्तों लोकतंत्र के गुण। आइए अब लोकतंत्र के दोष देख लेते हैं। अनेक विद्वानों ने लोकतंत्र में कई सारे दोष गिनाए हैं, जिनमें सबसे पहला दोष है अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन। तो कई ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि लोकतंत्र में सभी को बराबर रूप से राजनीतिक शक्ति प्रदान की गई है, अर्थात सभी को वोट डालने की शक्ति प्रदान की गई है। तो कुछ विचारक इस बात को मानते हैं कि सभी लोगों में समान रूप से विवेक नहीं होता। जैसे कि कार्लाइल कहते हैं कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख व्यक्ति होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होता है। ये विद्वान ये मान के चलते हैं कि कई बार क्या होता है कि धन के प्रभाव से या बल के प्रभाव से कुछ ऐसे शासक, कुछ ऐसे प्रतिनिधि शासन सत्ता ग्रहण कर लेते हैं जो कि शासन करने के योग्य नहीं होते हैं। तो लोकतंत्र का ये भी एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। इसका दूसरा दोष है दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव।
क्योंकि प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल एक बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता होती है और राजनीतिक दल कई बार अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे अपनी शासन सत्ता की प्राप्ति के लिए कई बार ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट और बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। इसके साथ साथ देश में दल की भावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग एक दल को मानने लगते हैं, कुछ लोग दूसरे दल को मानने लगते हैं, जिसमें देश में जो भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए, जो लोकतंत्र का मूल आत्मा है, भ्रातृत्व की भावना, कहीं ना कहीं उसका हनन होने लगता है, उसका ह्रास होने लगता है। तो लोकतंत्र का एक ये भी दोष है कि इसमें दल प्रणाली का एक अहितकर प्रभाव पड़ा है। दल प्रणाली के बुरे प्रभाव को बताते हुए ब्राइस कहते हैं कि राजनीतिक दल कपट को उत्साहित करते हैं, स्वाभाविक आदर्शों को हीन बनाते हैं और राष्ट्र के जीवन में फूट डालकर लूट का माल बांट लेते हैं। लोकतंत्र का अगला दोष है भ्रष्ट शासन व्यवस्था। सैद्धांतिक चाहे स्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए तो जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें पूरी शासन व्यवस्था एक राजनीतिक दल विशेष के अनुसार ही कार्य करती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो सत्तारूढ़ दल होते हैं वो अपनी मनमानी करने लगते हैं और जो उनका समर्थन करते हैं वही सत्ता में आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें लोकतंत्र में देखने को मिलती हैं और लोकतंत्र में भी भ्रष्टता का समावेश हो जाता है। ब्राइस ने राजनीति में धन बल शीर्षक में बताया है कि ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें निर्वाचकों, विधायकों, प्रशासकीय अधिकारियों और न्यायाधिकारियों तक ने धन के सम्मुख सिर झुका दिया। ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है, भ्रष्ट होना शासन का, अधिकारियों का, शासन व्यवस्था का, जिसमें धन के बल पर शासन व्यवस्था बदल भी ली जाती है, शासन व्यवस्था में प्रवेश भी कर लिया जाता है और शासन व्यवस्था को अपने अनुसार चला भी लेते हैं। लोकतंत्र का अगला दोष है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। लोकतंत्र में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, ज़्यादातर निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इस विचार विमर्श में बहुत ही लंबा समय लग जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो लोकतंत्रीय जो विधानसभाएं होती हैं उनमें लंबी और जटिल बहस प्रक्रिया चलती है, जिसमें कानूनों के निर्माण में कभी कभी बहुत वर्ष लग जाते हैं और कई बार तो कानून के पारित होने तक कई साल बीत जाते हैं। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा विलम्ब हो जाता है, जिससे कि समय का बहुत ज़्यादा अपव्यय होता है और जिस समय उसकी आवश्यकता होती है उस समय वो कानून नहीं बन पाता। इस संबंध में बारकर ने लिखा है कि लोकतंत्र अपनी प्रकृति से ही शीघ्र निर्णय के अनुकूल नहीं है, यानी कि लोकतंत्र हमेशा ही धीमा निर्णय लेकर कार्य करता है। लोकतंत्र का अगला दोष है लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम। लोकतंत्र की विशेषताओं में हमने देखा था कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो सकता है, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, या किसी भी जाति वर्ग से हो। पूरी तरीके से समानता की बात हमने उसमें देखी थी। लेकिन अगर व्यावहारिक रूप से देखें तो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए आजकल व्यवहार में चुनाव खर्च इतना व्यय साध्य हो गया है कि एक निर्धन व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना और विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चुनावों में अधिकांश वही लोग विजय प्राप्त करते हैं जो बहुत ज़्यादा धन व्यय कर पाते हैं, और धन वही व्यय कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं या फिर पहले से राजनीतिक वातावरण में होते हैं या पहले से राजनीति में होते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि लोकतांत्रिक समानता वर्तमान समय में एक भ्रम बनकर रह गई। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक और दोष अनुत्तरदायी शासन बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र की विशेषता है कि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि जब सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी कि जब सबका उत्तरदायित्व होता है, ऐसे में किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर कुछ भी होता है तो सभी उत्तरदायित्व को एक दूसरे के ऊपर टाल देते हैं और कोई भी व्यक्ति उसका उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करता। इस कारण से लोकतंत्र अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था बन जाता है। इसके बाद लोकतंत्र का अगला दोष है राजनीतिक शिक्षा का दम्भ। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये माना जाता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता। व्यवहार में देखा जाता है कि राजनीतिक दल कई बार कई चीज़ें झूठ फैलाते हैं,
कई मनगढ़ंत चीज़ें या कुछ चीज़ों को जनता के सामने विशेष रंग में रंग कर प्रस्तुत करते हैं ताकि वो निर्वाचनों में जीत सकें, उनसे वोट हासिल कर सकें। कई बार वो इसके लिए जनता को कई तरीके का लालच भी देते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक शिक्षा का दंभ भरना लोकतंत्र में सही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक शिक्षा की जगह कई बार ये देखा जाता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल उन्हें अपनी ही प्रकार की शिक्षा देते हैं जिनसे कि उन्हें चुनावों में, निर्वाचनों में फ़ायदा हो सके। लोकतंत्र का एक और बहुत बड़ा दोष है मतदाताओं की उदासीनता। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों को चुनने के लिए बहुमत का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लोग वोट देते हैं वही जीत जाता है या वही निर्वाचित हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र में कुछ सालों में मतदाताओं की उदासीनता देखने को मिली है। जहाँ पे अगर 100% वोट होते हैं तो वहाँ पे कई बार 50%, कहीं-कहीं तो 40% इस तरीके के वोट पड़ते हैं। तो इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर कहीं 100 लोग रहते हैं और केवल 40 ही लोग वोट डालते हैं, तो जिसको बहुमत मिलेगा हो सकता है कि उसे केवल 30% ही या 30 लोगों का ही मत मिले या केवल 20 लोगों का ही मत मिले और वो चुनाव जीत जाए। तो हम इसे बहुमत का नहीं कह सकते कि बहुमत के हिसाब से वो जीता है। इसीलिए लोकतंत्र में मतदाताओं की उदासीनता एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका एक बहुत बड़ा दोष है। पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास होना भी लोकतंत्र का एक दोष है। लोकतंत्र में यह माना जाता है कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में रुचि लेंगे और वो सही तरीके से निर्वाचित होकर, पूरी समानता के साथ कोई भी व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है और इस तरीके से वे निर्वाचित होकर राजनीति में जाएंगे। लेकिन व्यवहार में स्थिति जो है वो इसके विपरीत है। जो कुशल और परिश्रमी व्यक्ति हैं वो अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी और कार्य में लग जाते हैं, लेकिन जो भ्रष्ट और ईमानदारी और योग्यता के साथ अपना काम नहीं करते, ज़्यादातर वे लोग राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं और इसके बाद वही व्यक्ति बार बार राजनीति में प्रवेश करने के बाद बार बार वही लोग शासन सत्ता में आ जाते हैं, बार बार शासन सत्ता को वही लोग संचालित करते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि एक वर्ग या एक परिवार तक या कुछ ही लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है और जो कि लोकतंत्र की विशेषता है कि समानता हो राजनीति के उम्मीदवारों को चुनने में, उसका अभाव देखने को मिलता है। लोकतंत्र का एक दोष युद्ध और संकट के समय निर्बल होना भी है, क्योंकि संकट के समय त्वरित निर्णय यानी कि पूरी तरीके से क्विक डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सरकारें इसमें कई बार असफल हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं, जैसे 1914 में जर्मनी के सम्राट ने बेल्जियम पर आक्रमण करने का जब डिसीज़न लिया तो उन्होंने ये डिसीज़न एकदम क्विक ले लिया, लेकिन ब्रिटिश संसद इस स्थिति पर कई दिनों तक वाद विवाद करती रही। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बहुत सारे गुण भी हैं और इसमें बहुत सारे दोष भी हैं, लेकिन ये कैसी शासन व्यवस्था है, इसके बारे में ब्राइस कहते हैं कि लोकतंत्र पर अनेक आक्षेप किए जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था की खोज मानव जाति ने अभी तक नहीं की है। तो स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र अनेक दोषों के होने के बावजूद भी एक अच्छी शासन व्यवस्था है और अगर लोकतंत्र से इन दोषों को कम करने की या इन दोषों को ख़त्म करने की कोशिश की जाए तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक अच्छी शासन व्यवस्था बन सकती है। धन्यवाद।